पगडंडी में क्यों जमा हुई है भीड़। आज पगडंडी में उतरी कितनी ही याद आज पगडंडी में। नमस्कार, 90.4 मेगाहर्ट्ज कुमाऊवाणी का कारवा आज पहुंच चुका है हल्द्वानी। जी हाँ, आपने आवाज की दुनिया में कई नाम सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ उत्तराखंड की आवाज यानी हेमंत बेजी से। हेमंत बेजी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। सर आज हमारे साथ हैं, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम छोटे नन्हे मुन्ने कलाकार आज सर का जो है एक साक्षात्कार ले रहे हैं। सबसे बड़े सौभाग्य की बात तो मेरे लिए ये है। लेकिन सर, अब मैं आपके पास आऊँगा और आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा। आपकी जो बचपन की रूपरेखा है और जो आप अभी हैं और बचपन से अभी तक का जो आपका सफ़र बीता है उस बारे में। जी दिव्यांशु, मैं जन्म मेरा हुआ है खुरपाताल नैनीताल में। जी। जो बचपन की बात अगर आप करें तो मेरी बड़ी 7 दीदियां हैं और मैं 8वां भाई हूँ। तो घर में बड़ी दीदियां होने के कारण ज़्यादा लाड़ प्यार मिला और तो संवेदना के धरातल पर मुझे कुछ ज़्यादा सुकोमल माना जाता रहा मेरे परिवार में, मेरे पड़ोस में। और पिताजी मेरे बहुत अच्छे भजन गायक और स्पोर्ट्समैन रहे हैं और माताजी मेरी लोक संस्कृति पर बहुत अच्छा काम करती थी। लोक संस्कृति का अर्थ मेरा ये है कि जैसे अगर हमारे यहाँ कोई शादी बारात विवाह उत्सव होता है तो रात को बारात जिस दिन लड़के के यहाँ जाती है तो लड़की के यहाँ जाती है तो लड़के के घर में महिलाओं का एक उत्सव होता है, क्योंकि पुरुष तो सब बारात में चले जाते हैं, उसको रौतियाली कहा जाता है। तो वहाँ पर तरह तरह के सॉन्ग मेरी ईजा मेरी माँ करती थी और उस सॉन्ग को देखते देखते बचपन से ही न जाने कब नाटकों की ओर रुझान हो गया और पिताजी के गायन को देखते हुए कब गीत संगीत की ओर रुझान हो गया, मुझे खुद पता नहीं चला। उसके बाद मेरी एक बड़ी दीदी हैं हंसा, जो शारीरिक रूप से वो विकलांग हैं, दिव्यांग है। उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो उनको बहुत पढ़ने लिखने की आदत थी। तो बचपन से जब दीदी कोई भी किताब हमको मिल जाती, कहीं से भी मिल जाती, दीदी पढ़ना प्रारंभ करती। और जितने भाई बहन हम उन दिनों वहाँ पर थे जिनके विवाह हो गए थे उनके अलावा, तो हम बारी बारी से उन कहानियों को सुनते थे। बारी बारी से बारी लगाती थी दीदी कि ये प्लॉट अब हेम पढ़ेगा, ये प्लॉट देवा पढ़ेगी, ये प्लॉट हंसा पढ़ेगी। तो उससे रुझान न जाने कब साहित्य की ओर, कविताओं की ओर बढ़ गया हेमंत दिव्यांशु। सर जैसे हमने देखा है ना कि हम घर में अगर कुछ आर्ट फॉर्म अपनी दिखाते हैं, हम कविता करते हैं, कुछ करते हैं तो सपोर्ट नहीं मिल पाता वैसा। जैसा हमारे कुमाऊं में ज़्यादा है, हमारे उत्तराखंड में ज़्यादा है कि हमारे जो घर के मेंबर्स हैं, पापा हैं, मम्मी, हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। आपके साथ भी कुछ ऐसा वाक्य हो? ना, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी बहुत ही अनुशासित थे। वो पढ़ने लिखने को प्रधानता देते थे और माँ मेरी बहुत ही कला की मर्मज्ञ थी। अब ये समझिए, जो मैं पहले भी आपको बता रहा था कि जब कभी रतियाली होती थी, मतलब शादी के दिन लड़के के घर में रात में जो महिलाओं का जो एक मनोरंजन होता है, तो महीने भर पहले से राम बांस को कूट के दाढ़ी मूछें बनाना और उसके बाद वो पन्नियों से मुकुट बनाना, तो इस तरह के काम वो करती थी। क्राफ्ट करके हम लोगों को राम लक्ष्मण सीता बनाना या इस तरह के छोटे छोटे स्किट तैयार करके वहाँ भेजना। तो ईजा की तरफ से तो मुझे बड़ा सपोर्ट था, लेकिन पिताजी की ओर से थोड़ा सा अनुशासन ज़्यादा था घर में। लेकिन उसके बावजूद जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, इंटरमीडिएट के बाद जब मैं BSc में आ गया, MSc में आ गया, तो फिर पिताजी ने मुझे छूट दी, क्योंकि मेरे शिक्षकों ने, मेरे साथियों ने, पिताजी के संगी साथियों ने कहा कि अगर बच्चे में थोड़ा आर्ट है तो आपको उसको स्थान भी देना चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए। तो क्योंकि पिताजी खुद एक बहुत अच्छे शास्त्रीय गायक थे, तो इसलिए उन्होंने मेरे कला में कभी कोई बाधक नहीं बने। और सर आप जो है ना ही फेसबुक में हैं, ना ही व्हाट्सएप का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ना ही यूट्यूब में मिलते हैं, लेकिन सर आपको खोजा जाता है। सर आप इन चीज़ों से दूर क्यों रहते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या, मैं आज ये रहस्य का उद्घाटन करना जा रहा हूँ जी। जब उत्तराखंड का राज्य गीत बना दिव्यांशु, तो बहुत सारे, मतलब पूरे नेशनल पेपर्स में वो निकली, ऐड निकला
ऐड निकलने के बाद उसमें कुछ शर्तें थी और फिर बड़े गोपनीय तरीके से नाम नहीं थे और टाइप्ड मैटर था और फिर अंततः वो मेरा गीत छटा वहाँ पे और वो गीत लॉन्च हुआ, उसका जियो बना और हमारे विधानसभा में पास हुआ। उसके बाद गवर्नर साहब ने उसका जियो। लेकिन जिन बहुत सारे लोगों ने, जो लोग खुद कॉम्पिटिटर थे, कॉन्टेस्टेंट थे, उन्होंने आपत्तियां करनी शुरू कर दी। ये इस गाने में किसी ने कहा धोनी होना चाहिए, किसी ने कहा ये होना चाहिए, किसी ने कहा दुनिया भर की बातें, और वो खुद कॉन्टेस्टेंट थे। तो उन दिनों मैं थोड़ा विचलित हुआ कि मैंने इतनी ईमानदारी से ये गीत लिखा, पूरे मन से लिखा, और लोगों ने फिर फेसबुक में उसमें हल्के फुल्के कमेंट किए, तो मैंने कुछ दिन इनसे बिल्कुल दूर हो गया। वो दूर क्या हुआ, उसके बाद दूर ही रहा। लेकिन अगर आप लोगों की, जैसे अगर आप लोग सुनने वाले और मुझे प्रेम रखने वाले, मेरे प्रति अच्छी भावना रखने वाले लोग कहेंगे, तो ईश्वर चाहेगा तो बहुत जल्दी मैं फिर इन सब से जुड़ूंगा और सोशल मीडिया से जुड़ के आप लोगों से आशीर्वाद लूंगा। सर, अभी कुछ समय पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड आए हुए थे और मुझे कहीं से पता चला कि सर आप वहाँ संचालक थे जी। तो उस क्षण को कैसे देखते हैं? एक बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे लिए, क्योंकि जितने भी अधिकारी थे, चाहे वो मुख्य सचिव थे या उस प्रभारी सचिव थे या फिर कार्यक्रम में उस जिले के, उस जनपद के डीएम साहब थे, सबको ये भय था कि अगर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के समूह संचालक एक शब्द भी ज्यादा बोल गया तो निश्चित रूप से फिर ये गड़बड़ी होगी, क्योंकि बहुत ही अनुशासित, बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही गौरवशाली संचालन वहाँ पर होना था। तो मुझे बुला के उन्होंने कहा कि आप वैसे तो बहुत अनुभवी हैं, लेकिन आप ये बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि ज्यादा बिल्कुल नहीं बोलिएगा। तो मैंने टाइम पीरियड को बांट लिया दिव्यांशु। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आने से पहले का समय मैंने अंदाज लगाया कि मुझे एटलीस्ट 7-8 मिनट बोलना है। उनके आगमन के बाद का समय और उनके प्रस्थान के बाद का समय। तो जब मैंने 3 पार्ट्स में अपने उस प्रेजेंटेशन को बांटा, तो पहले तो मैंने अपने उत्तराखंड के विषय में, केदारनाथ के विषय में वो सब बातें रखी, खुल के रखी, क्योंकि उस समय मेरे पास 7-8 मिनट का समय था। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आने के बाद टू द पॉइंट, बिल्कुल विषय वस्तु के साथ, एक शब्द भी अतिरिक्त नहीं, बल्कि कदम गिनते हुए मैं जा रहा था कि अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहाँ पर पहुँच गए, तो एब्रुप्ट एंडिंग आपको अपने सेंटेंस की करनी है। तो वहाँ पर आपका अभ्यास माने रखता है कि किसी भी वाक्य को अचानक, जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ की स्कूटर या कोई भी बाइक चलाना आसान है लेकिन रोकना कठिन है, तो बिल्कुल वही संचालन में है कि आप अपने शब्दों को अचानक आवश्यकता पड़ने पर कैसे रोक सकते हैं, कैसे सीमित कर सकते हैं। तो उस चीज का मैंने ध्यान रखा। मैं बहुत सावधानी के साथ मैंने वहाँ पर संचालन किया, तो लोगों का आशीर्वाद मिला और लोग याद करते। सर, वो एक चीज इसमें छूट गई थी जी, कि नरेंद्र मोदी जी आपसे स्पेशली आके मिले थे। हाँ, नहीं, वो उन्होंने चक्कर लगाई वहाँ पे, जो पूरा बहुत बड़ा मंच था। मेरा जो जहाँ से अनाउंसमेंट का जो प्लेस था बहुत दूर था, तो वो सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए मेरे ओर आए और एक संकेत आशीर्वाद का उन्होंने मुझे दिया, और उसके बाद लौटे और उन्होंने संकेत किया कि जहाँ को वो जा रहे थे कि आप भी चलिए। लेकिन उसके बाद एक गढ़वाल का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम वहाँ पर होना था, मुझे उसकी भी उद्घोषणा करनी थी। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय का वहाँ से प्रस्थान था, तो उस कार्यक्रम को संयोजित करने के लिए मुझे क्या करना था कि उनके हेलीपैड की ओर बढ़ते समय, ताकि भीड़ उधर को ना बढ़े, गढ़वाली कार्यक्रम वहाँ पर संचालित करने थे। तो मुझे उसमें थोड़ा सा देरी हुई। उसके बाद मैं उनके आदेश का पालन करते हुए उनकी दिशा में बढ़ा और उन्होंने पलट करके फिर एक बार आशीर्वाद दिया। जी, आप उद्घोषक होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक और एक अच्छे कवि भी माने जाते हैं, और साथ ही हमने जो पढ़ा है और सारे उत्तराखंड को पता है कि जो उत्तराखंड राज्य गीत है हमारा, उत्तराखंड देवभूमि राज्य भूमि, शत शत वंदन अभिनंदन, तो सर वो भी आप ही ने लिखा है। जी जी। तो सर, जो एक उद्घोषणा के बाद हम आते हैं कविता में, तो उसको कैसे देखते हैं, और आपकी जो सबसे अच्छी रचना है और उसको हम जरूर सुनना चाहेंगे आपसे।
दिव्यांशु, बचपन से ही अगर आप कविता पढ़ने का अगर आपको शौक लग गया है जी तो फिर निश्चित रूप से आप लिखेंगे भी। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि अगर आपको कुछ लिखना है तो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है। अगर आपने बहुत ज़्यादा साहित्य पढ़ा है, पढ़ना आपको अच्छा लगता है, तो फिर आपका रिप्रोड्यूस होगा, वो भाव आपके शब्दों के रूप में बाहर निकलेंगे। तो बहुत कम उम्र से लिखना मैंने प्रारंभ किया था। तो अब अगर उन कविताओं को देखता हूँ तो कभी कभी मुझे लगता है ये क्या लिख दिया है, लेकिन फिर भी वो उस उम्र के अनुपात में अगर वो कविता, वो शब्द आते हैं तो वो भी अपने आप में ठीक है, कभी संकोच नहीं करना चाहिए। और जो आपने कहा कि जो सबसे अच्छी मुझे लेखन में क्या है कि मैं बायो साइंसेज का टीचर हूँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो पहले तो मैंने 6th 7th 8th की विज्ञान की किताबों में मेरे कई प्रकरण चलते थे, लेकिन उसके बाद जब कविताओं में बहुत रुझान हुआ तो मुझे 6th 7th 8th के हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में लिखने का अवसर मिला है। और मैंने 4th में एक चैप्टर लिखा था नैनीताल के शहर, जो हमारे अभी उत्तराखंड बोर्ड में, मतलब उत्तराखंड के पाठ्य पुस्तकों में आता है। बस ये आपको जरूर देखना है हिमांशु, अगर आप 4 की किताब लिख रहे हैं तो 4 के बच्चे के नजरिए से आपने देखना है। अगर आप 6th का कोई चैप्टर लिख रहे हैं तो आपको 6th के बच्चे के नजरिए से लिखना है। तो मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि तो वही है कि मैंने अपने, क्योंकि मैं टीचर हूँ पेशे से, तो मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ रचना धर्मिता की है और बच्चों ने और शिक्षकों ने उसको हमेशा सकारात्मक रूप से देखा है। तो ये तो एक संतुष्टि का प्रश्न है। सर, एक कोई रचना जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो और जो आप हमें सुनाना चाहें? तो वैसे तो दिव्यांशु सभी रचनाएं प्रिय होती हैं, और आपके ये आप सभी लोगों का स्नेह है कि मैं बहुत छोटी उम्र का था तो लखनऊ दूरदर्शन में सरस्वती एक कार्यक्रम आता था। तो उसमें एक बहुत सीनियर मोस्ट कवि को लिया जाता था और एक छोटे कवि को, कम उम्र के। तो मेरा सौभाग्य है कि काका हाथरसी और मेरा सरस्वती में वो कार्यक्रम आया था। ये बात है 1991 की, और वो एक एपिसोड के लिए नीलम चतुर्वेदी जी उन दिनों प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थी, एक एपिसोड के लिए हम दोनों को आमंत्रित किया गया था। लेकिन काका हाथरसी जी ने भी खुल के कविताएं पढ़ी और मुझे भी इतना उन्होंने उत्साहित किया कि वो कई एपिसोड तक के लिए वो मटेरियल स्टफ उनका जमा हो गया। तो वो कविता मुझे प्रिय है, कभी उसको भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन जो इधर इधर हाल के वर्षों में मैंने लिखी, मेरी ईजा पे बहुत ही मर्मस्पर्शी कविता रही। जो कविता का जिक्र अभी आप कर रहे थे ऑफ द कैमरा, वो कविता एक्चुअली मैं बहुत ही संवेदनशील होना चाहिए कवि को, तभी वो संवेदनशीलता के साथ कविता लिखता है। जिस गांव में मैं रहता हूँ हिमांशु, दिव्यांशु, वो एक नीचे गांव है और उसमें जो रोड है, मोटर रोड, वो ऊपर से चलती हैं चारों तरफ। अब वहां से जब गांव में आना होता है तो एक पगडंडी हुआ करती है, और जब भी कोई घटना गांव में घटती है तो उसी पगडंडी को देख करके लोग समझ जाते हैं कि आज गांव में कोई नई घटना घटी है। हुआ क्या कि मेरे उत्तराखंड में इस समय आपने देखा होगा जमीनों की खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमारे ही गांव के कोई हमारे चचेरे भाई थे, उन्होंने पूरी ज़मीन बेची और उसके बाद उनको मदिरा पान का चस्का लग गया और वहीं पे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और उसी पगडंडी पे उनकी लाश मिली। तो मेरी चाची मुझे पूछती थी कि आज इस पगडंडी में इतनी भीड़ क्यों है। अब मैं चाची को कैसे बताऊं कि उनका 3 दिन से खोया हुआ बेटा आज यहीं पर मृत पड़ा हुआ है। तो उस घटना ने मुझे झकझोर दिया कि ये एक चाची और एक उनके बेटे का प्रश्न नहीं, पूरे उत्तराखंड का प्रश्न है। तो मैंने पगडंडी नाम से कविता पढ़ी, श्रोताओं के सम्मुख रखना चाहता हूँ। क्यों जमा हुई है भीड़ आज पगडंडी में, हलचल है क्यों गंभीर आज पगडंडी में, बूढ़ी माँ की क्यों आँख टिकी पगडंडी में, हलचल है क्यों गंभीर आज पगडंडी में। पहला बेटा कि खूब पढ़ाया पहला बेटा, खून पसीना
खूब बहा महानगर में अफसर बन कर, ना लौटा वो वहीं रहा, भूला माया किया है छल पाखंडी ने, इंतजार में नजर टिकी पगडंडी में। तो सर आपने पूरे पहाड़ का जो दर्द है जी। वो एक कविता में समेट दिया। जी, कोशिश है दिव्यांशु। सर ये मेरी जो है आप मेरी फेवरेट रचना मैं इसको कह सकता हूँ। मैंने पहले आज से 2 साल पहले हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज का एक शिविर लगा हुआ था, तो वहाँ सुनी हुई थी। तो मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि इसको मैं एक बार फिर से सुनूं। सर आपका मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ आज इतने अच्छी तरह जो है यहाँ मीटिंग पे आए और हमारे एक छोटे से निमंत्रण में आपने वो निमंत्रण स्वीकार किया। और साथ ही मेरी दिल में एक बात है वो बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि सर मैं पॉलिटेक्निक करता था नैनीताल से जी, और नैना देवी का मेला चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और नैना देवी के मेले के सामने एक पंडाल लगा हुआ था, वहाँ पर एक थीम जो थी मंदिर मस्जिद और इस तरह की एक थीम आपके द्वारा बनाई गई थी। जी जी। और आप वहाँ से जो है उद्घोषक थे, वहाँ एंकर थे, आप बोल रहे थे। तो सर मैं नया नया नैनीताल आया हुआ था और पहली बार मैंने आपको वहाँ देखा जी। मैं पीछे बैठ के आपको सुन रहा था और सुनते ही रहा कि सर आपकी आवाज़ जो है मेरे कानों में बिल्कुल गूंजती रही। और 2-3 दिन लगातार ऐसा हुआ कि मैं प्रोग्राम देखने आया और आपको सुना, आपसे मिलने की जिज्ञासा थी लेकिन मिल नहीं पाया क्योंकि मैं नया था और डरता भी था कि आप मुझसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि नए नए कलाकार में होता है कि मैं कैसे मिलूंगा इनसे इस तरह से। तो फिर एक आगे हम मिले एक प्रोग्राम के द्वारा, तो आपसे मैंने बात की तो बड़े सौम्यता से आपने मेरे साथ व्यवहार किया और आज हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया। नहीं दिव्यांशु, मैं अक्सर देखता हूँ कि जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं या हमसे बड़े हैं जी, जो आईक्यू है आप लोगों का अच्छा है। मैं बहुत सारे कवि जो युवा आपकी उम्र के हैं उनको अक्सर देखता हूँ कि जो जिस आईक्यू के साथ और जितने विषयों को बहुत ही क्लेवरली और बहुत ही चतुराई के साथ आप लोग समेट रहे हैं, तो मुझे तो भविष्य उज्जवल लगता है। और नए लोगों में मुझे वो संभावनाएं और वो क्षमताएं बहुत ज्यादा लगती हैं। अभी मैंने पांडे जी से कविता सुनी अपने कमरे पे अभी, तो मुझे वहीं पे लगा कि किसी बिल्कुल प्रौढ़ की तरह, वो तो मुझे बाद में पता लगा कि आप एक इंजीनियरिंग के छात्र हैं, आप एक विज्ञान के छात्र हैं, लेकिन मैं उस समय सोच रहा था कि इतना ज्यादा विश्लेषण जो आज का युवा कर रहा है, आज के बच्चे कर रहे हैं, आदमी का जो अध्ययन दिखाई देता है उसकी विश्लेषण क्षमता दिखाई देती है, तो वो आप लोगों में है। तो ये तो आप लोगों की इस क्षमता का तो समाज ने लाभ उठाना चाहिए। आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर अंततः हम विदा लेते हैं और जल्द ही मिलेंगे सर आपको, आपके साथ नई नई चीज़ों के साथ, क्योंकि हम आपसे और जुड़ना चाहते हैं और चीज़ सीखना चाहते हैं। और अंतिम एक संदेश आप जो हमारे युवाओं को और युवा कलाकारों को देना चाहिए। बहुत ही संवेदनशीलता के साथ हमने किसी भी विषय को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ युवा ही नहीं, वो हम लोग भी, जब तक किसी विषय के साथ हम बहुत ज़्यादा अध्ययन न कर लें, उस विषय के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी न ले लें, अगर हम लिखते हैं तो थोड़ा भय मन में होना चाहिए कि कहीं मुझसे कोई ऐसी चीज ना लिखी जाए, ऐसी चीज मेरे मुंह से ना निकल जाए कि जिससे समाज का अहित हो। तो ऐसी चीज लिखने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा विषय वस्तु हमने लेना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी के मार्ग प्रशस्त हों। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी श्रोताओं को फिर प्रणाम निवेदित करता हूँ। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। धन्यवाद।